विद माई एनडीए जर्नी, आई बिलोंग फ्रॉम पुणे। तो एनडीए तो हमारे इधर घर के पास में ही है। इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग करते रहो पूरा टाइम, तो बहुत बहुत टाइम वेस्ट करता था। तो उसके साथ साथ वो होता था कि सबसे पहले तो इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया मैंने जस्ट। और जब मैंने अनइंस्टॉल किया ना, तब मैंने एक खुद को चीज बोला था, भाई जिस दिन मैं रिकमेंड दूंगा ना, उसी दिन इंस्टाग्राम ओपन करूंगा। ये सारा पार्ट ऑफ आवर लाइफ, गलती कर रहा हूँ, उससे सीख रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो आई वॉज एनसीसी कैडेट, आई वॉज द सीनियर अंडर ऑफिसर। मेरे लाइफ के लिए बोलूंगा भाई, एनसीसी हैज बीन द गेम चेंजर फॉर मी, बिकॉज एनसीसी भाई तुम्हें ना ट्रांसफॉर्म कर रहा है। माइंडसेट, तुम्हारा मेंटेलिटी कैसा है, तुम कल फौज में जाने वाले हो, तुम एक ऑफिसर बनने वाले हो, विच आई फॉलो कि डोंट बी द पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, बी अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। तुम OIR जितना तगड़ा दोगे, उतना तुम्हारा प्रोबेबिलिटीज अंदर जाने का बढ़ेगा। एंड गाइस, OIR चेक होता है। ये बहुत सादा मिथ है कि OIR चेक नहीं होता है, नहीं देखते, सब चेक होता है। You deserve to be an officer in the Indian Army. And this is a very important question which every aspirant should ask himself. Do you really deserve to be an officer in the Indian Army? तुम्हें सिलेक्ट होना है, घर वालों के एक्सपेक्टेशन से, वो सब साइड में रख दो। तुम खुद को एक बार देखो आईने में जाके, और खुद से ये सवाल पूछो कि क्या तुम्हारी औकात है ऑफिसर बनने की? क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो? वो बस खुद को झूठ बोल रहे हो, खुद को दिलासा दे रहे हो कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, सच कोई होता नहीं है। ऐसे चीजों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। एंड इफ यू रियली वांट इट, इफ यू रियली वांट टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, तुम टाइम निकालो। ब्लर सा पिक्चर रहता है, कुछ क्लियरली दिखाई नहीं रहता है। तो अगर कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है, स्टिमुलाई पकड़ो, फर्स्ट थॉट है उसी के ऊपर स्टोरी लिखो, एंड ट्राई टू मेक अ पॉजिटिव स्टोरी। सेकंड थिंग दैट आई फॉलो इज अच्छे स्टेप्स, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बी इट टैट, बी इट पीपीडीटी, कुछ भी हो, डिटेलिंग और अच्छे स्टेप्स लिखना, दैट्स द की, दैट इज व्हाई योर रिकमेंडेशन इज हिडन। कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स दो। कुछ लोग रहते हैं ना कि यार, हाँ किसी ने बोला, हाँ जेंटलमैन, जस्ट नंबर व्हाटएवर ही मेंशन्ड अ वेरी गुड पॉइंट। अरे भाई, दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव दो। थीम क्या है, तुम्हें क्या लगता है थीम क्या होना चाहिए? अगर थीम डिसाइड हो चुका है, तो अच्छे अच्छे एक्शंस, लोगों के स्टोरीज सुनो, स्टोरीज सुनने के बाद तुम्हें और अच्छे एक्शंस। 3 सेकंड बोलने का ट्राई करो, कोई सुन रहा है, ग्रुप सुन रहा है तो ठीक है, नहीं सुन रहा है शांति से बैठो। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो लगातार स्क्रीन आउट हो रहे हैं? सो स्क्रीनिंग का प्रोसेस कैसा है ना, व्हेन यू कंसीडर द होल एसएसबी प्रोसेस, स्क्रीनिंग इज द मोस्ट, यू कुड से, डिफरेंट बॉल गेम। जो मैं फॉलो करता हूँ, OIR अच्छा करो, स्टोरी का स्टिमुलाई कैच करो। जो स्टोरी बताना चाहता है, वो पिक्चर बताना चाहता है, वो कैच करो, उसका थीम कैच करो, उसके ऊपर सिंपल सा पॉजिटिव स्टोरी लिखो विद गुड एक्शंस। नरेशन, क्रिस्प नरेशन रखो, एकदम 45-50 सेकंड्स में क्रिस्प नरेशन, एक्शन ओरिएंटेड नरेशन रखो। एंड आफ्टर दैट डिस्कशन में डोंट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। टाइम ना होना, दैट इज नेवर अ थिंग। टाइम निकालना पड़ता है ऐसे चीजों के लिए। तो फिर ये एटीट्यूड, जैसे मैंने बोला ना कि मैं गलतियां कर रहा था, लेकिन मैं गलतियों से सीख रहा था, इसलिए आज मैं रिकमेंडेड हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं लाइनों के साथ आज की जर्नी को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने 7 बार एसएसबी को दिया और अपने 7th अटेम्प्ट में एसएसबी को क्लियर करा। एनडीए रिटन फेल, सीडीएस रिटन फेल, एफकैट रिटन फेल, एंड फाइनली गॉट रिकमेंडेड इन हिज 7th अटेम्प्ट। लेट्स सी हिज होल जर्नी। Welcome to our platform, Bhaiya. First of all, many congratulations to you to be getting recommended in your 7th attempt, and the kind of journey you have seen. You have seen failures and the success in during all these times. So भैया, जैसा कि मैंने अभी तक देखा है आपकी जर्नी को, आप 3 बार स्क्रीन आउट हुए और 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए, और इवन जब आप रिकमेंडेड हुए और 7th अटेम्प्ट में, उससे पहले आप स्क्रीन आउट हुए हो। तो मतलब ये जो आप ऐसे रेगुलरली फेलियर्स के बाद फेलियर्स, और इवन आप मतलब डायरेक्ट एंट्रीज और टेक्निकल एंट्रीज की एसएसबीज आपने ज्यादा दी, इवन आपने सिर्फ उन्हीं की एसएसबीज दी है। Yes. और रिटन एंट्रीज लाइक एनडीए एंड सीडीएस यू हैव ट्राइड, बट अनफॉर्चुनेटली यू कुडंट क्लियर इट। सो मतलब वो तो चलो कोई नहीं, लेकिन आपने मतलब कैसे क्लियर करा? आप अपने माइंडसेट के बारे में बताओ कि क्या चल रहा था आपके माइंड में जब आप मल्टीपल फेलियर्स आप अपने होल जर्नी में देख रहे थे? सो माइंडसेट का अगर कहने का रहे तो कैसे रहता है ना कि व्हेन यू सी फेलियर्स ना, देयर आर 2 ऑप्शंस। एक तो फेलियर को देखो और फिर उससे डिमोटिवेट हो जाओ और छोड़ के चले जाओ, और सेकंड ऑप्शन रहता है कि फेलियर से सीखो, सीख के वो इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ते रहो। सेकंड थिंग इज द थिंग विच आई डिड, एंड इवेंचुअली आई गॉट द सक्सेस। अभी कैसा नहीं, ये सब चीजें बोलने के लिए आसान होती है। आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट,
स्क्रीन आउट हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, बाकी भी रिटर्न क्लियर हो नहीं रहा है हमारा, एंड जॉब की भी कर रहे हैं, सो इट्स लाइक हैंडलिंग टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ है हमारे ऊपर, तो वो सब चीजें होती है, सबके एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। आफ्टर ऑल दिस थिंग्स यू आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग फेलियर्स बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, तो उससे एक सर्टन सेल्फ डाउट आ जाता है। बट देन वही रहता है कि तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा मेंटेलिटी कैसा है। तुम कल फौज में जाने वाले हो, तुम एक ऑफिसर बनने वाले हो, तो यहाँ पे तुम्हारा जो मेंटेलिटी है, आगे जाके तुम्हारा काम ही ऐसा होने वाला है कि यू आर गोना फेस सम वेरी, यू कुड से, यूनिक सिचुएशंस, ऐसे ऐसे तुम्हें चीजें करने पड़ने वाली है वहां पे जाके कि तुम शायद उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगर ये छोटे छोटे फेलियर से अगर तुम यहाँ पे डिटर हो जाओगे, तो फिर यू डोंट डिजर्व टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। तो मेरे दिमाग में बस यही था कि यार ठीक है, फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, गलती कर रहा हूँ, उससे सीख रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो दैट वाज द थिंग। तो भैया मतलब जैसा कि आपने सीडीएस और एनडीए के लिए भी दिया था, तो इट मीन्स कि आप फौज में ज्वाइन करने के लिए पहले से मोटिवेटेड थे। यस। तो मतलब आप अपने फर्स्ट रिटेन पार्ट के बारे में बताओ कि मतलब एनडीए के टाइम पे जब आप अपीयर हुए थे, तो उस टाइम क्या आपका मोटिवेशन था, क्या मोटो था, और मतलब आपको कौन सी ऐसी चीज मोटिवेट करा फौज की तरफ? तो स्टार्टिंग विद माई एनडीए जर्नी, आई बिलोंग फ्रॉम पुणे। तो एनडीए तो हमारे इधर घर के पास में ही है। तो 12th स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल को इनविटेशन मिला था टू विजिट दी पासिंग आउट सेरेमनी। तो आई वेंट फॉर द पासिंग आउट सेरेमनी, वहां पे देखा क्या होता है, कैसे होता है, वो देख के लगा कि यार ये कुछ तो बढ़िया है, ये करना है हमें। तो दैट इज वेयर द इनिशियल मोटिवेशन केम इन, बट दैट वाज जस्ट, आई कुड से, अट्रैक्शन। राइट फ्रॉम माई स्कूल डेज आई वॉज नॉट अ गुड किड विद स्टडीज। मतलब मैं बस कल एग्जाम है, एक रात पहले पढ़ाई करूंगा और फिर कल एग्जाम को जाऊंगा, दैट वाज माय अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और इंजीनियरिंग में पूरा टाइम मेरा यही अप्रोच था। तो एनडीए के टाइम पे ऐसा ही हुआ कि पेपर है, उसके एक महीने पहले थोड़ा सा पढ़ाई करो, एंड आई वॉज टू मच इन टू एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सब में था, तो पढ़ाई को मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं। इसलिए मैं एनडीए का रिटर्न कभी क्लियर कर पाया नहीं, एंड द सेम केस वॉज विद सीडीएस। तो उसमें ऐसा था कि यार एनडीए के टाइम में बस वो अट्रैक्शन था कि यार फौज ज्वाइन करना है, फौज ज्वाइन करना है। मोटिवेशन इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, यू कुड से। अगर तुम्हें रिटर्न क्लियर करना है ना, तो तुम्हें उसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ता है, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है। तो मेरा वो मोटिवेशन तो था, लेकिन पढ़ाई करने का डिसिप्लिन नहीं था। तो इसलिए फिर दैट वाज द रीजन कि मेरा कभी एनडीए रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। Okay, so after 12th, you appeared for the college. आप मतलब कॉलेज में गए, वहाँ एनसीसी करा आपने। फिर उसके बाद आपने एसएससी टेक और एसएससी एनसीसी एंट्रीज से भी आपको एसएसबीज आई। तो मतलब आप अपने कॉलेज डेज के बारे में कुछ बताओ कि मतलब उस टाइम आपने क्या-क्या करा? आपने मतलब पर्सनैलिटी को लेकर आप कैसे सोचते थे? आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करा अपने आप को? क्योंकि एसएसबी में ओवरऑल पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट देन एनीथिंग। तो मतलब एक तरह से ये भी मैं जानता हूँ कि आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे रहते थे, बढ़-चढ़ कर आप पार्ट लेते थे। मतलब वो कह सकते हैं कि वो एक मतलब फ़ौज टाइप का जो कीड़ा था वो आपके अंदर था, यस। लेकिन वो कहीं न कहीं वो जो डिसिप्लिन के बारे में आपने बात करा वो कहीं न कहीं वो लैक था। तो भैया मतलब जैसे कि अब चलो डिसिप्लिन का तो मतलब वो तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन वो मोटिवेशन मैटर्स अ लॉट कि आप लगे हुए रहे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट जब एसएसबी के लिए गए थे, तो क्या आपने कहीं से कोचिंग लिया था या फिर वो आपके दिमाग में था कि आई विल गो एंड क्लियर इट वेरी इजीली, देयर इज नो एनी हर्डल फॉर मी बिकॉज़ आई एम ऑल राउंड पर्सन। सो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में कुछ बताओ पहले? Okay, my first attempt was in September of 2021. एनसीसी एंट्री था, इट वाज इन भोपाल। तो वहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट इट वाज, आई गॉट स्क्रीन्ड आउट। मेरा फर्स्ट एवर अटेम्प्ट, आई गॉट स्क्रीन्ड आउट। एंड टॉकिंग अबाउट कोचिंग, तो मैंने कोचिंग लिया नहीं था टिल माय, यू कुड से, फिफ्थ अटेम्प्ट तक मैंने कोचिंग नहीं लिया था। आफ्टर दैट आई वेंट फॉर सम कोचिंग, सो विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। बट उसके पहले जितने भी अटेम्प्ट्स थे ना, उसमें मैंने कभी कोचिंग लिया नहीं था। And talking about the personality and confidence, तो I was a NCC cadet, I was the senior under officer। मैंने as you said कि स्पोर्ट्स में था, सब में था, तो I was कि मुझे पता था भाई मेरे अंदर वो पर्सनैलिटी है जो भी एक ऑफिसर बनने के लिए चाहिए। तो वहां पे जाके फर्स्ट ऐसा था कि यार वहां पे मैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, वो प्रेजेंट नहीं कर पाया, बिकॉज स्क्रीनिंग प्रोसेस इज एज सच कि तुम्हें वो 10 मिनट मिलता है तुम्हें वो पोर्ट्रे करने के लिए। देयर आर मल्टीपल टेस्ट, वो तुम करो। उस स्क्रीनिंग प्रोसेस डायरेक्ट एंट्रीज में ऐसा होता है कि यू मेक वन मिस्टेक एंड यूर आउट।
So screening is that way, and screening is not a foolproof process. Even the assessors also agree with it. उसमें भी गलतियां हो जाती है. तो स्क्रीनिंग के टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा यही फोकस था कि यार स्क्रीनिंग हो जाऊंगा तो ठीक है, पर्सनालिटी है वहां पे जो है, एज यू से बी योर सेल्फ, बस उतना ही था. एंड आजकल के जमाने में जब यूट्यूब है तुम्हारे पास, तो पूरा क्या रहता है एसएसबी, कैसे रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब पहले से पता था. एंड मी बीइंग द सीनियर अंडर ऑफिसर, जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैं लीडरशिप डेवलपमेंट एसएसबी से रिलेटेड खुद कोर्सेज करता था एनसीसी के यहाँ पे मेरे जूनियर्स के लिए. तो दोज वर द थिंग्स दैट आई वाज डूइंग. तो उस सब से मेरा पर्सनैलिटी वो उधर से डेवलप हो चुका था पहले से. तो मुझे बस ऐसा था कि यार एक बार जाना है और वहां पे जो मैं हूँ वो प्रेजेंट करना है, एंड देन आई वाज श्योर कि आई विल गेट इट. फिर दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. गया वहां पे जो था वैसे प्रेजेंट किया. देयर वर सर्टेन मिस्टेक्स दैट आई मेड इन. फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बुरा लगता है कि यार कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया, यार गलती कहाँ पे हुई. क्योंकि आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, नरेशन अच्छा था, ओआर अच्छा लिखा था. फिर बाद में पता चला कि एक स्टोरी वेक सा पिक्चर रहता है, उसके ऊपर मैंने बहुत ही ज्यादा नेगेटिव स्टोरी लिख दी थी, बिकॉज एट दैट मोमेंट जो दिमाग में आया लिख दिया. तो उसकी वजह से आई अंडरस्टूड कि यार ठीक है चलो, उसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ. आई इम्प्रूव दैट थिंग इन माई सेकंड अटेम्प्ट, और वहां पे फिर मैं स्क्रीन इन हो गया था. सो दैट वाज ऑल अबाउट माई फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके. सो अब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप स्क्रीन आउट हुए और आपने बोला कि आप फिफ्थ अटेम्प्ट तक बिना कोचिंग के आप अपीयर भी हुए, तो मतलब जैसे कि आपने एसएसबी के बारे में, मतलब जैसे कि अब हम लोग पार्ट वाइज चलते हैं, स्क्रीनिंग और साइक और ये सब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग, मतलब आप जब रिकमेंडेड हुए थे उससे पहले भी एक बार स्क्रीन आउट हुए थे, और वो भी आपने बोला कि फिफ्थ अटेम्प्ट तक आपने कोई कोचिंग नहीं लिया. तो मान के चलते हैं कि फिफ्थ अटेम्प्ट को आप थोड़े से के लिए आप ड्रॉप करो और सिक्स अटेम्प्ट पर आओ, क्योंकि उस टाइम मेरे को लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं से कोचिंग लेकर आप गए थे, एंड अगेन यू गॉट स्क्रीन आउट. सो इस बारे में आप थोड़ा सा हमें बताओ. तो स्क्रीनिंग का ऐसा था, मैंने जहाँ से कोचिंग लिया था, मैंने स्क्रीनिंग का कभी किया नहीं था. और जो भी कोचिंग लिया था दैट वाज ऑल ऑन प्रेजेंटेशन वाला, कि भाई मैं जो मेरी पर्सनैलिटी है वो मैं करेक्ट वे में वहां पे कैसे प्रेजेंट कर पाऊँ. दैट वाज व्हाट आई हैड डन द कोचिंग अबाउट. तो इफ कोचिंग कहाँ लिया था भैया आपने? हाँ, एसएसबी सा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, विपुल शर्मा सर करके है. तो ही इज अ 3 टाइम रिकमेंडेड कैंडिडेट. तो उनसे मैंने कोचिंग लिया था. इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड मेरा जॉब एंड वो सब उसके सिनेरियोस कंसिडर करते हुए दैट वाज द बेस्ट थिंग फॉर मी. तो इसलिए मैंने वहां से कोचिंग लिया था. तो आई टुक इट इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ 2020 आफ्टर माय भोपाल रिजेक्शन. मतलब जो फिफ्थ अटेम्प्ट में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, दैट टाइम आई वाज अ हाई बॉर्डर लाइन केस. मेरा कॉन्फ्रेंस में तगड़ा सा वेट हुआ था 20-25 मिनट का. उसके बाद मेरा अंदर जाके मिनी इंटरव्यू भी हुआ था. तो उसमें मेरे को पता था कि यार आई एम इधर इन और आई एम आउट, बॉर्डर लाइन केस हूँ. और फिर जब रिजल्ट आया तो आई वाज आउट. तो मुझे उस वक्त पता चला कि यार ओके, थोड़े से मैं बच रहा हूँ. तो वो थोड़ा सा अभी क्या करना है, मेरे पास टाइम बचा नहीं था. आई एम 24 years ऑफ ओल्ड. तो इट वाज लाइक लास्ट अटेम्प्ट की तरफ मैं जा रहा था. दैट वाज इन माय थिंक, पहले अभी रिस्क नहीं लेना है, रादर टेक अ प्रोफेशनल गाइडेंस कि क्या है कैसे है, बस प्रेजेंट कैसे करना है. पर्सनालिटी की मुझे पता था कि यार मेरी पर्सनालिटी सही है, उसमें कोई फेर बदल करने की जरूरत नहीं. इट्स जस्ट कि वो प्रेजेंट में कैसे कर पाऊं इन द करेक्ट वे. दैट इज व्हाट आई हैड टू वर्क अपॉन. तो इसलिए मैंने वहां पे सितंबर में कोचिंग लिया. फिर उसके बाद नवंबर में जब मैं मेरे अटेम्प्ट के लिए गया बैंगलोर में, वहां पे आई गॉट स्क्रीन आउट. अभी स्क्रीन आउट वहां पे क्यों हुआ, तो स्क्रीनिंग का मेरा प्रोसेस का अप्रोच ऐसा रहता है ना, आई फॉलो द टिक बॉक्सेस. उसमें कैसा रहता है, फर्स्ट इज द ओआईआर. ओआईआर 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके लिए फिर अभी कैसे आई एम इंजीनियर माई सेल्फ, तो इसलिए एप्टीट्यूड एंड ये सब उसका प्रिपरेशन चलते रहता है. मैं एक ऐसे फील्ड में काम करता हूँ जहाँ पे दिमाग का काम बहुत करना पड़ता है, डेटा एनालिस्ट टाइप. तो उस केस में मुझे एप्टीट्यूड इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आता था. तो अगर कल को मैं जा रहा हूँ तो एक 10 दिन पहले आई जस्ट यूज टू सी कि क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे है. जस्ट यूज टू प्रैक्टिस नॉर्मली. तो प्रैक्टिस करके जाओ, मेक श्योर यू आर गेटिंग ओआईआर 1. तुम ओआईआर जितना तगड़ा दोगे उतना तुम्हारा प्रोबेबिलिटीज अंदर जाने का बढ़ेगा. एंड गाइस, ओआईआर चेक होता है. ये बहुत सादा मिथ है कि ओआईआर चेक नहीं होता है, नहीं देखते, सब चेक होता है. तो दैट्स विथ ओआईआर. फिर उसके बाद आता है पिक्चर पे. अबे पिक्चर के आई यूज 2 थिंग्स. फर्स्ट इसकी ब्लर सा पिक्चर रहता है, कुछ क्लियरली दिखाई नहीं रहता है. तो अगर कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है, स्टिम्युलाई पकड़ो, फर्स्ट थॉट है उसी के ऊपर स्टोरी लिखो, एंड ट्राई टू मेक अ पॉजिटिव स्टोरी. अभी वो कैसा रहता है कि व्हेन अ पिक्चर इज नॉट क्लियर, तुम क्यों नेगेटिव सोच रहे हो. वो ऐसा था नहीं कि यार कोई पिक्चर में कोई क्लियरली कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्यों फालतू में तुम नेगेटिव टर्म्स की तरफ जा रहे हो. पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते. तो जब नेगेटिव जाते तो ऐसा सर के लगता है भाई ये नेगेटिव बंदा है, कुछ दिख नहीं रहा है क्लियरली, फिर भी नेगेटिव सोच रहा है. तो उस केसेस में दिस इज व्हाट आई पर्सनली फॉलो कि यार
पिक्चर क्लियर नहीं है ना, अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी क्लियर कि उधर कुछ तो नेगेटिव हो रहा है, डोंट ट्राई टू मेक अ नेगेटिव स्टोरी, राइट इट ऑन अ पॉजिटिव थीम, सिंपल सा थीम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द सेकंड थिंग दैट आई फॉलो इज अच्छे स्टेप्स, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बी इट टैट, बी इट पीपीडीटी, कुछ भी हो, डिटेलिंग और अच्छे स्टेप्स लिखना, दैट्स द की, दैट इज व्हाई योर रिकमेंडेशन इज हिडन। तो स्टेप्स अच्छे लिखना, दैट्स द सेकंड थिंग व्हिच आई फॉलो इन द स्टोरी राइटिंग पार्ट। वंस द स्टोरी राइटिंग इज डन, उसके बाद आते हैं फिर प्रिपरेशन पे। अभी व्हाट यू पीपल यूजुअली डू इज कि एक साथ बात भी करना चालू कर जाते हैं, यार तूने क्या स्टोरी लिखा, मैंने क्या लिखा, उधर ही डिस्कशन चालू कर देते हैं। तो वैसा नहीं करने का, व्हाट आई डू इज कि एक बार हो गया ना, तो आई जस्ट रीड इट वंस, पेपर लेने से पहले क्या स्टोरी लिखा है, पेपर ले लेते हैं अपना स्टोरी राइटिंग का, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट इन माई माइंड कि यार मैं कैसे नरेट करने वाला हूँ, एंड आई प्रैक्टिस इट इन सच अ वे कि 45 सेकंड्स में ही मेरा नरेशन हो जाना चाहिए, और वैसे ही मैं दिमाग में प्रैक्टिस करता हूँ कंटिन्यू, जब तक नंबर नहीं आता है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट कि ओके आई एम गोना नरेट इट इन दिस वे। फिर एक बार खुद को कॉन्फिडेंस है कि हाँ अभी हो चुका है, फिर उसके बाद चिल करो, फिर वंस यू गेट इनटू द हॉल, फिर अपनी स्टोरी अपना ये सब भूल जाओ, नरेशन आ रहा है, नरेशन करो तो अपना, जस्ट फॉरगेट योर स्टोरी, नाउ इट्स द ग्रुप। फिर उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट होता है। अभी आई टेल यू अबाउट द बैंगलोर वाला थिंग कि बैंगलोर इज सच अ प्लेस जहाँ पे मैं एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ और बाद में जाके उसी वहां पे स्क्रीन आउट भी हो चुका हूँ। तो द ओनली डिफरेंस दैट वाज कि वो बोलते हैं ना जीडी में बोलना चाहिए एंड ये सब होना चाहिए, तो दैट्स वन थिंग व्हिच आई फॉलो कि डोंट बी द पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, बी अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। रिपीटर्स के जीडी में बीइंग अ रिपीटर बहुत ज्यादा रकस होता है, एंड इवन आजकल कोचिंग और ये सब इसकी वजह से ना फ्रेशर्स में स्क्रीन आउट्स वाले इसमें भी जीडी में रकस तो होता ही है, हाई पिच में बोलने वाले लोग रहते हैं, झगड़ रहे, ये सब चलते ही रहता है। तो ये सब केसेस में ना दिस इज द प्रॉब्लम, तो उसका पार्ट मत बनो तुम, ऊपर से उनके ऊपर चिल्लाना मत चालू करो। तो वो ऐसा होता है ना कि यार उस मोमेंट पे इधर ट्राई टू कंट्रोल द ग्रुप को शांत कराओ और एक प्रॉपर वे में लेके जाओ, ग्रुप सुन रहा है वेल एंड गुड, नहीं सुन रहा है तुम शांत बैठ जाओ, तुम्हें और वहां पे रकस क्रिएट नहीं करना है। सो दैट्स वन थिंग, एंड सेकंड थिंग इसकी कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स दो। कुछ कुछ लोग रहते हैं ना कि यार हाँ किसी ने बोला हाँ जेंटलमैन चेस्ट नंबर वॉट एवर ही मेंशन्ड अ वेरी गुड पॉइंट, अरे भाई दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव दो, थीम क्या है, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है थीम क्या होना चाहिए, अगर थीम डिसाइड हो चुका है तो अच्छे अच्छे एक्शंस, लोगों के स्टोरीज सुनो, स्टोरीज सुनने के बाद तुम्हें और अच्छे एक्शंस आते हैं। जो इस वाले अटेम्प्ट में जब मैं स्क्रीन इन हुआ था मेरे रिकमेंडेशन वाले अटेम्प्ट में, वहां पे जीडी में आई मेंशन्ड वन पॉइंट कि देयर वाज सम ट्रैकिंग वाला थीम उन्होंने उठाया था, तो उसके ऊपर मैंने बस एक पॉइंट डाला था कि जेंटलमैन जस्ट नंबर 162 had mentioned one point in his narration that we can apply balm and crepe bandage to the injured part. तो आई जस्ट पुट इन दैट मेंशन, और मैंने से थोड़ा बीइंग एनसीसी कैडेट तिरछे नजर से देख लिया था, ऐसे सर ने ऐसे कुछ तो वहां पे तब लिख दिया था, तो दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड कि हाँ चलो आई गेस दैट वाज द पॉइंट वेयर आई गॉट स्क्रीन्ड। और बीइंग अ रिपीटर ना नरेशन सबका ही अच्छा रहता है, ओआर सबका ही अच्छा जाता है, बिकॉज हमें लिटरली ओआर के सेट्स रट चुके हैं 34, 35, 51, 57, तो पता है, तो इसलिए ओआर का भी टेंशन नहीं होता था, नरेशन सबका अच्छा होता था। जीडी इज अ प्लेस वेयर द रियल थिंग इज टेस्टेड, तो वहां पे झगड़ रहे लोग, ये कर रहे, डोंट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। बेंगलोर में ऐसे ही हुआ, फर्स्ट हाफ तक मैं शांत था, कोई सुन नहीं रहा था, लेकिन फिर उसके बाद अंदर से थोड़ा आ गया कि यार कब शांत बैठेंगे, पूरा ग्रुप को ले डूबेंगे, दैट इज व्हाट हैपेंड। मैं भी फिर वहां पे पिच इन कर दिया कंट्रोल करने के लिए, कोई सुन नहीं रहा था, थोड़ा आवाज बढ़ गया, नेचुरली हो रहा था ये सब। और फिर जब 10 मिनट बाद जीडी खत्म हुआ, जब बाहर आ रहा था तब रियलाइज हुआ कि भाई क्या कर दिया हमने, एंड तब पता चल जाएगा भाई चलो घर जाना है अभी। तो मतलब उस अटेम्प्ट में आप स्क्रीन आउट हो गए? यस, एंड बेंगलोर में जब मैं आई कुछ से जुलाई में गया था ना, तब मैं जीडी में एक भी बार नहीं बोला था, एंड 20 बंदों में से आई वाज द ओनली वन हु गॉट स्क्रीन। Okay. I think जीडी में you एक were भी बार नहीं maintaining बोला। that you were maintaining that silence. एग्जैक्टली, Okay. इट वाज नॉट लाइक आई वाज So नॉट ट्राइंग, मैं ट्राई बोलने का ट्राई कर रहा था, आई फॉलो द 3 सेकंड रूल, 3 सेकंड बोलने का ट्राई करो, कोई सुन रहा है, ग्रुप सुन रहा है तो ठीक है, नहीं सुन रहा है शांति से बैठ जाओ। सो दैट इज व्हाट आई फॉलोड, तब मैं स्क्रीन इन हो गया था, आई डिडंट फॉलो दिस रूल, स्क्रीन आउट हो गया। so भैया मतलब आप जैसे स्क्रीन आउट भी हुए 3 बार और इन योर लास्ट अटेम्प्ट यू गॉट रिकमेंडेड, तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो लगातार स्क्रीन आउट्स हो रहे हैं? आप अपने तरफ से वो 3 रूल्स या जो भी हो, मतलब जो आपको लगता है कि उन्हें अपने माइंड में रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू एनी एसएसबी फॉर एनी एंट्री। सो स्क्रीनिंग का प्रोसेस कैसा है ना, व्हेन यू कंसीडर द होल एसएसबी प्रोसेस, स्क्रीनिंग इज द मोस्ट यू कुड से डिफरेंट बॉल गेम इटसेल्फ, बिकॉज स्क्रीनिंग में यू जस्ट गेट लाइक कितना 10-15 मिनट मिलता है तुम्हारा इम्पैक्ट वहां पे दिखाने के लिए। तो वहां पे ऐसा होता है ना कि यू मेक वन मिस्टेक एंड यू आर आउट,
तो स्क्रीनिंग प्रोसेस मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, नॉट अ श्योर शॉट वे कि हाँ तुम ये करो तुम स्क्रीन इन हो जाओगे और तुम ये करो तो स्क्रीन आउट, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आई हैव डन द सेम थिंग्स, मैं स्क्रीन इन भी हो चुका हूँ और स्क्रीन आउट भी हो चुका हूँ डायरेक्ट एंट्रीज में, दैट्स द गेम। तो इसलिए वो बर्डन लेके मत जाओ कि यार मैं ये भी किया था ये भी किया था फिर भी क्यों होगा। समटाइम्स इट डजंट मैटर। तुम्हें असली फोकस तुम्हारा कहाँ पे होना चाहिए कि व्हाट इज कमिंग आफ्टर द स्क्रीनिंग प्रोसेस, उसके ऊपर प्रिपेयर करो और खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस रखो कि यार स्क्रीन आउट हो रहा है ना, कोई पंगा नहीं है, ठीक है चलेगा, लेकिन जिस दिन स्क्रीन इन होंगे ना भाई उस दिन रेकमेंड होके बाहर निकले। तो ये रखो। और फिर जो कुछ बेसिक्स पॉइंट जो मैं फॉलो करता हूँ, ओआर अच्छा करो, स्टोरी का स्टिम्युलाई कैच करो, जो स्टोरी बताना चाहता है वो पिक्चर बताना चाहता है वो कैच करो, उसका थीम कैच करो, उसके ऊपर सिंपल सा पॉजिटिव स्टोरी लिखो विद गुड एक्शंस, नरेशन क्रिस्प नरेशन रखो, एकदम 45-50 सेकंड्स में क्रिस्प नरेशन, एक्शन ओरिएंटेड नरेशन रखो। एंड आफ्टर दैट डिस्कशन में डोंट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये चीजें फॉलो करो और होपफुली स्क्रीन इन हो जाओगे। सो भैया मतलब जैसे स्क्रीनिंग का आपने अभी बताया, तो मतलब आप जॉब में भी थे जैसा आपने मेंशन करा। सो आप जरूर इसके लिए प्रिपेयर भी कर रहे होगे जॉब के साथ साथ। तो वो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते थे? क्योंकि काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि, या फिर आप एनडीए वालों को देखो, वो बोलते हैं कि हमारा बोर्ड्स है, हमें ऐसे करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम है। सीडीएस वाले भी मतलब ज्यादातर जॉब के लिए होते हैं या फिर कॉलेज गोइंग होते हैं। तो आप उन लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहोगे कि देखो, मतलब जॉब तो अपनी जगह है, बट ड्यूटी इज ड्यूटी, यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। तो इससे रिलेटेड ना, जैसे तुमने पहले वाला मेंटालिटी बोला ना कि टाइम मैनेजमेंट ये सब, मेरी भी पहले यही गलती होती थी। रिटर्न क्यों नहीं क्लियर हुआ है, पढ़ाई करता था, स्पोर्ट्स खेलता था, ये सब करता था, इसलिए पढ़ाई में अच्छा नहीं था मैं। अरे भाई बंदे ऐसे भी है कि जो पढ़ाई में भी अच्छे और ये सब चीजें भी करिए। तो टाइम ना होना दैट इज नेवर अ थिंग। टाइम निकालना पड़ता है ऐसे चीजों के लिए। तो फिर ये एटीट्यूड, जैसे मैंने बोला ना कि मैं गलतियां कर रहा था लेकिन मैं गलतियों से सीख रहा था, इसलिए आज मैं रिकमेंडेड हूँ। तो मेरा जॉब जब मुझे चालू हुआ था ना, आई स्टार्टेड वर्किंग इवन बिफोर माई ग्रेजुएशन। कोविड के टाइम से मैं जॉब चालू कर दिया था काम करना। तो उसके बाद से आई रियलाइज वन थिंग कि यार भाई, जॉब एंड एवरीथिंग दिस इज गोना बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फॉर एनडीए कैडेट्स, स्कूल, बाकी का पढ़ाई, ये सब दिस इज गोना बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसके साथ साथ तुम्हें ये करना है। तो भाई एस्केप तो है नहीं कि तुम्हें अल्टीमेट अच्छे से पूरा प्रॉपर टाइम मिलेगा प्रिपेयर, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो पहली बात तो ये चीज दिमाग में डाल दो। दूसरी चीज, टाइम ना होना, इट्स जस्ट यू कुड से तुम खुद को दिलासा दे रहे हो कि तुम क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे या फिर तुम क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो। वो बस खुद को झूठ बोल रहे हो, खुद को दिलासा दे रहे हो कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, सच कोई होता नहीं है, ऐसे चीजों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। एंड इफ यू रियली वांट इट, इफ यू रियली वांट टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, तुम टाइम निकाल लोगे उसके। ये चीज मुझे रियलाइज हुआ आफ्टर माई बैंगलोर वाला कॉन्फ्रेंस आउट, दैट वाज इन द जुलाई। बैंगलोर वाज माय शिटिएस्ट अटेम्प्ट। वो मेरा इतना गंदा गया था ना कि यार, मतलब मैं खुद जब बाहर निकला था ना, मैं खुद को एक सवाल पूछा था कि यार, डू आई रियली डिजर्व टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच एवरी एस्पिरेंट शुड आस्क हिमसेल्फ। डू यू रियली डिजर्व टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी? तुम्हें सिलेक्ट होना है, घर वालों के एक्सपेक्टेशन है, वो सब साइड में रख दो। तुम खुद को एक बार देखो आईने में जाके और खुद से ये सवाल पूछो कि क्या तुम्हारी औकात है ऑफिसर बनने की। खुद से ये सवाल पूछो। और किसी को ये इसका जवाब बताने की जरूरत नहीं, किसी को इसका जवाब पूछने की भी जरूरत नहीं। अंदर से आवाज आएगी, असली वाली आवाज, उसको देखो, उसको सुनो। बैंगलोर अटेम्प्ट के बाद मेरे अंदर से आवाज आई, नहीं, यू डोंट डिजर्व टू बी एन ऑफिसर विद द क्वालिटीज, विद द लाइफस्टाइल दैट आई एम हैविंग राइट नाउ। तो वो चीज मेरे को रियलाइज हुआ जब मैं वापस आया। एक दिन का ब्रेक लिया, घूमने गया था मैं। तो वहां पे जाके आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई क्या हो रहा है, क्या गलत है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस कब तक चलेगा यार ऐसा। उसके बाद आया, मैं भी यही करता था यार, जॉब है, घर के काम है, ऑल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरीथिंग, तो नहीं हो रहा है, अननेसेसरी रीजंस दे रहा था। लेकिन जब बैंगलोर में ये हुआ तब रियलाइज यार, रीजन देने से कुछ होने वाला नहीं है। आई हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस, आई हैव टू वर्क ऑन द सॉल्यूशंस। बैंगलोर के बाद आया, सोचा कहाँ पे गलती हो रही है, क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूँ। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। वो मैंने चीजें इंप्लीमेंट की मेरे लाइफ में। क्या क्या इंप्लीमेंट किया, विल डिस्कस दैट लेटर, बट देयर वर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन चेंजेस दैट आई मेड इन, वो मैंने इंप्लीमेंट किए। उसका रिजल्ट मेरे को अगस्त के भोपाल वाला अटेम्प्ट में मिला, वेर आई बिकेम अ हाई बॉर्डर लाइन केस। तब मेरे को रियलाइज हो रहा है, हाँ भाई, अब मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट अ मैटर ऑफ टाइम आई एम गोना गेट रिकमेंडेड। तो आई केप्ट ऑन डूइंग दोस थिंग। भोपाल के रिजेक्शन के बाद आई अगेन आस्क्ड माई सेल्फ दिस क्वेश्चन। आईने में खुद को देखा और पूछा, भाई अब तेरी औकात है ऑफिसर बनने की? और तब अंदर से आवाज आई, हाँ भाई, अब तू ऑफिसर बन सकता है। तो वो अंदर से आवाज जब हाँ आई तो पता है, हाँ भाई अब हम सही कर रहे हैं।
कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, recommend तो तुम हो जाओगे. And that is what happened in the subsequent attempt. तो भैया मतलब जैसा कि आपने लाइफस्टाइल के बारे में मतलब वो हाईलाइट करा, तो हम्म. इट मीन्स कि जब आपने अपने आप से पूछा उस टाइम आपके अंदर से आवाज आई कि नहीं, लेकिन आपने उस टाइम ये इंट्रोस्पेक्ट करा कि मेरे को अपने लाइफस्टाइल्स को थोड़ी सुधारने की जरूरत है, और आपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करा, फिर वो बॉर्डर लाइन पर आए और वो सीधा बॉर्डर लाइन से आपको रिकमेंडेशन तक ले गए, है ना? तो इट मीन्स कि लाइफस्टाइल मैटर्स अ लॉट इन द एसएसबी. बहुत ज्यादा. लाइफस्टाइल Okay. से आई वुड से योर पर्सनल रूटीन. तो आई टेल यू द चेंजेस दैट आई मेड इन. सबसे पहले बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो. तो उसके लिए व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड जर्नलिंग. आई स्टार्टेड राइटिंग डायरी. अभी डायरी राइटिंग मैं रोज रात को नहीं करता. तो यूजुअली जो लोग करते भाई दिन भर हमने क्या किया, दैट वाज टू बोरिंग. मैं इतना इतना टाइम भी नहीं होता था मेरे पास आई वुड से, और उतना एफर्ट्स भी नहीं डालना चाहता था. तो मैं कैसे करता था, मैं इंस्टेंसेस के ऊपर लिखता था कि कोई भी इंस्टेंस हो, मेरा रिजेक्शन हो गया मैं उसके ऊपर डायरी लिख रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो चुका है उसके ऊपर मैंने डायरी लिखा है. देयर वर सर्टेन फैमिली इश्यूज दैट वर गोइंग ऑन एट दैट टाइम, उसके ऊपर मैंने डायरी लिखा. कभी मम्मी के साथ आर्गुमेंट हो गया तो उसके ऊपर मैंने डायरी लिखा. दोस्तों के साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया उसके ऊपर मैंने लिखा. दोस्तों के साथ घूमने गया उसके ऊपर लिखा. तो ये जब लिखता था ना, मैं विदाउट फिल्टर लिखता था, जो मन में आ रहा है जस्ट लेट इट फ्लो इन द टर्म्स ऑफ वर्ड्स, लिख दिया. फिर उसके बाद जब वापस पढ़ता था ना, तो आई टू रियलाइज कि यार ओके ये चीज है. अगर कोई अच्छी चीजें आ रही है हाईलाइट होके, तो उससे मेरे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उभर के आ रहे हैं. ओके मेरे साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं अच्छा टीम प्लेयर हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छा रहता हूँ, लोगों के साथ अच्छा बात कर सकता हूँ, बात करना मुझे बहुत पसंद है, नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है. फिर उसके बाद अगर कोई नेगेटिव चीज हो रही है, मेरी मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई है, क्यों आर्ग्यूमेंट हुई, किस बात पे आर्ग्यूमेंट हुई, ऐसा कौन सी क्वालिटी है मेरे अंदर उस मोमेंट पे बाहर निकली तो क्यों निकली. तो ये जब मैं जर्नलिंग स्टार्ट किया ना, तो ये जो मेरा खुद के बारे में जानने का प्रोसेस था ना, दैट वेंट ऑन लाइक नथिंग एल्स. मतलब जो मैं खुद को जैसे जानने लग गया ना, सो दैट वाज द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला पार्ट. ट्रूली अंदर से खुद को जानने का प्रोसेस रहता है, दैट इज स्टार्टेड. एंड सेकंड थिंग इज द रूटीन. भाई रूटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ नॉट ओनली डिफेंस एस्पिरेंट्स, बट यू कुड से एनी पर्सन्स लाइफ. तुम्हें ना, अगर तुम्हें कोई चीज सुधारनी है ना, तुम बस तुम्हारे रूटीन को देखो, तुम्हारे आधे प्रॉब्लम्स उसी में छुपे हुए. तो रूटीन तुम्हारा सुधारो, तुम्हारा आधा लाइफ उधर सुधर जाएगा. अभी मेरे रूटीन में पर्टिकुलरली क्या था कि जब एनसीसी में था तो फिटनेस एंड ये सब होता था, स्पोर्ट्स प्लेयर था, सब कुछ था, करता था. सर्टेन टाइम के बाद ऑफिस जॉब है, सिटिंग जॉब है, कंप्यूटर वाला है, बहुत स्ट्रेनियस रहता है, दिमाग पे बहुत प्रेशर रहता है. तो टाइम पे ना उठना, पहली चीज तो ये होने लग गया था. फिर काम करो, मोबाइल पे टाइम पास करते बैठो, इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग करते रहो पूरा टाइम. तो बहुत बहुत टाइम वेस्ट करता था. तो उसके साथ साथ वो होता था कि सबसे पहले तो इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया मैंने जस्ट. और जब मैंने अनइंस्टॉल किया ना, तब मैंने एक खुद को चीज बोला था, भाई जिस दिन मैं रेकमेंड दूंगा ना, उसी दिन इंस्टाग्राम ओपन करूंगा. एंड दैट इज व्हाट आई डिड. जैसे ही रेकमेंड हुआ उसके टाइम पे इंस्टाग्राम ओपन किया. उसके पहले तक इंस्टाग्राम पूरा बंद. दैट वाज द थिंग. सेकंड थिंग, फिर इंस्टाग्राम तो फिर यूट्यूब पे स्क्रोलिंग करते रहो. यूट्यूब पे भी आजकल सब कुछ है. तो वो एक सेल्फ कंट्रोल है खुद में कि नहीं भाई, दिन में इतना इतना टाइम में मैं फोन यूज करूंगा, बाकी टाइम कुछ नहीं करूंगा. थर्ड थिंग, आई स्टार्टेड टॉकिंग विथ माई सेल्फ अ लॉट. खुद को टाइम देना बहुत जरूरी रहता है इन दिस हेक्टिक शेड्यूल. डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल हमारे आसपास में बहुत है, तो इसलिए हम खुद को टाइम नहीं देते, खुद से बातें नहीं करते, खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करते. एंड एसएसबी इज ऑल अबाउट नोइंग योरसेल्फ. तुम कितना अच्छे से खुद को जानते हो, खुद के लाइफ के डिसीजंस के बारे में जानते हो. सो दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड ओके अपन. शाम को जॉब होने के बाद मैं अकेले वॉक पे जाता था. यहाँ पे पुणे में बहुत अच्छे अच्छे टेकड़ी है, तो यहाँ पे जाता था. सनसेट सामने हो रहा है, बैठ के मैं शांति से बस खुद से बातें कर रहा हूँ, नहीं तो सनसेट एंजॉय कर रहा हूँ, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ. फिर उसके बाद दोस्तों को वीकेंड्स पे, सब अभी जॉब करते तो वीकेंड्स पे दोस्तों के साथ जाना, फुटबॉल के लिए प्रैक्टिस करना, फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करना. तो ये छोटे छोटे चेंजेस थे. घर पे माँ की मदद करना, जो भी घर के हाउस होल्ड चोर्स है वो सब में छोटे छोटे चेंजेस इंप्लीमेंट किए. उसके उसकी वजह से खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस आता गया, यार नहीं अभी यू आर डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग गुड. तो ये छोटे छोटे चेंजेस लाए, ये छोटे छोटे चेंजों की वजह से मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ते गया. एंड इवेंचुअली दैट लेड टू द रिकमेंडेशन इज व्हाट आई फील.